सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता है। मेरा हम्म। एक ट्रेनर है, बहुत मोटा है, नाम नहीं दूंगा, वजन ज़्यादा है उसका। तो उसने रुजुता दिवेकर से 50,000 रुपया दे के 1 घंटे का काउंसलिंग करवाया। उसने एज यूजुअल अच्छी सलाह दी, नेचुरली सी इज द अथॉरिटी। हम्म। मगर उसका 2-3 महीने में वजन बढ़ गया फिर उसका, तो जब उसका फॉलो करने के बाद, क्योंकि ट्रू। उनकी स्क्रिप्ट मोटा बनने की थी। रुजुता दिवेकर हम्म। कितना भी उसको सिखाए, मगर वो खुद की स्क्रिप्ट नहीं बदलेगा तो फिर वही रहेगा। क्योंकि वजन तो हम्म। कैसे बढ़ता है, खाने में कंट्रोल नहीं रखो, ज़्यादा टेस्टी फूड खाने की आदत रखो, शाम को 2 पैक पीने की आदत रखो, तो वजन तो बढ़ना ही है ना। तो बेचारी रुजुता दिवेकर क्या करेगी उसमें। तो सिर्फ सीखने से या सिखाने से नहीं होता है, अनलेस यू रियलाइज के योर रिजल्ट इज बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्क्रिप्ट विच इज इनविजिबल, हम्म। और उसको चेंज करना सीखो ना, तो आपका जीवन बदल जाता है। ट्रू। आपने आज का जो टॉपिक पढ़ा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि आज हम ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग, जो भी इंडस्ट्री के बारे में आप कहना चाहें, इन सभी इंडस्ट्रीज के भीष्म पितामह के साथ हम बैठे हैं, जिन्होंने ऐसे समय में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में एंट्री ली थी जब शायद ये इंडस्ट्री भी नहीं थी, जो इतने सालों से इतने लाखों लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला चुके हैं। पिछले 32 सालों से ये खुद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है। इससे पहले भी इन्होंने लोगों की सेवा में ही काम किया है। ही हैज वर्कड एज अ डॉक्टर, ही इज अ एमडी, अ मेडिकल डॉक्टर। इन्होंने 118 किताबें लिखी है, जो कई सारे देशों में आज बिक चुकी है, बेस्ट सेलर्स रही है, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई है। ये खुद एक हॉबी पायलट हैं। ये इतने सारे अलग अलग फील्ड्स में नॉलेजेबल हैं, चाहे वो चक्रा बैलेंसिंग हो, ट्रांजैक्शन एनालिसिस हो, माइंड पावर हो, इन सभी में मास्टरी लाने के बाद आज हम उनका एक ऐसा साइड देखने वाले हैं जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू बी विथ द वन एंड ओनली, द लेजेंड, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। अढ़िया सर, नमस्ते। नमस्ते ध्रुव। वेलकम टू द ध्रुव गज्जर शो। खूब खूब धन्यवाद अपना समय थैंक यू, निकालने के लिए थैंक यू, और थैंक यू, हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए। हाँ, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी सर। मतलब एक आइडल के रूप में ही देखा है सर आपको, जब से ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में देखा है, सुना है, जाना है। एंड वो कहते हैं ना, बॉलीवुड एक्टर्स हमेशा ही प्रेफर करते हैं या अपना ड्रीम होता है उनका कि कभी शाहरुख खान के साथ काम कर ले। ऐसा ही आज मेरा ड्रीम आज फुलफिल हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैंने अभी ऑडियंस के साथ भी शेयर किया, कि आप जब ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए आज से 30-32 साल पहले, तब तो ये इंडस्ट्री भी नहीं था। इंडस्ट्री तो छोड़िए, इसे लोग प्रोफेशन के तौर पे भी नहीं देखते। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खुद एक डॉक्टर थे, एक एमडी थे। तो डॉक्टर के प्रोफेशन को छोड़ के, जो आज के ज़माने में भी लोग कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर के प्रोफेशन को छोड़ के एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर होना जिसका स्कोप अनक्लियर है, जिसका ग्रोथ अनक्लियर है, तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया, और जब आपने वो डिसीजन लिया तब आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? वेरी गुड, इसका जवाब बहुत लंबा है। एक्चुअली 91 में मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था अहमदाबाद में। तो मेरा एक मल्हार सोनी करके मेडिकल स्टूडेंट था, वो कहीं ओके। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। एक एनजीओ था, यूथ कैंप था, तो उसमें वो लीडर था। तो जी। और उसके जो मेन चीफ थे वो हमारे गुजरात के ये थे, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर, कांग्रेस के शक्ति सिंह जी गोयल। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था। तो उसने मल्हार को पूछा कि तेरी कॉलेज में कोई प्रोफेसर है जो मेडिसिन के अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ा सके। तो उसको मेरे बारे में कुछ पता था क्योंकि मेरा फेवरेट स्टूडेंट था। उसने बोला है तो सही, मैं पूछता हूँ। फिर मेरे पास आया कि सर आप ये मेडिकल सब्जेक्ट के अलावा कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ा सकते हैं। बोला क्यों। बोला हमें एक ऐसे स्पीकर की ज़रूरत है। जी। तब मैं ये जोसेफ मर्फी की किताब पढ़ रहा था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मैंने ऐसे ही माइंड पावर बोल दिया। तो जाके शक्ति जी को बोला कि ये माइंड पावर सिखाएंगे। तो उनको भी नया लगा, आज से 32 साल पहले माइंड पावर सिखाने के लिए। तो बिल्कुल। बोले ठीक है, उसको बुक कर लो। और फिर मुझे इनविटेशन मिला। और वो एक यूथ कैंप था, युवक बिरादरी करके एक संस्था है जिसके अभी भी चेयरमैन अमिताभ बच्चन है। एक नेशनल लेवल की संस्था है। वाओ। तो उनका कैंप था जिसमें गुजरात के प्रेसिडेंट ये थे, शक्ति जी गोयल। तो मुझे वहाँ बुलाया पाली थाना में, और 200 स्टूडेंट आए थे पूरे इंडिया से। और तब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मैंने ये सबकॉन्शियस माइंड का बोर्ड में लिख के सिखाया, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड,
ये सब करके 1 घंटे का सिर्फ कार्यक्रम। जैसे मैं बाहर निकला, सब लोग मेरे आगे पीछे फोटोग्राफ 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 फोटोग्राफ। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि किसी ने अभी तक मेरे साथ फोटोग्राफ नहीं लिया था, किसी ने ऑटोग्राफ नहीं लिया था। नहीं, बिल्कुल। क्या हो गया, आगे पीछे सब घूम रहे। अच्छा, मेरे बाद कोई और स्पीकर का प्रोग्राम था, तो कोई अंदर बैठने को तैयार ही नहीं था, सब मेरे आजू बाजू ही घूम रहे थे। तो अभी शक्ति सिंह जी ने बोला, अड़िया साहब ये आपके पीछे इतना पागल है कि अंदर बैठता नहीं है, आप खुद आके अंदर बैठोगे तभी ये बैठेंगे। तो दूसरा स्पीकर का जो प्रोग्राम में मैं खुद अंदर जाके बैठा, तब मेरे पीछे सब लोग आए। तो मैंने देखा इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, तो कहीं न कहीं तो जादू है। और 2 चीज़ों में जादू दिख गया, एक तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जो लोगों को पसंद आया है, और दूसरा शायद जी। मेरा सिखाने का तरीका सही है, कि जिसकी वजह से वो मेरे पीछे इतना पागल है। तो मेरा ज़िंदगी का कुछ मैं अलग मिशन ढूँढ रहा था और मुझे वो मिल गया। तभी मैंने डिसाइड किया कि ये माइंड पावर अभी मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाना है। तब मेरे मन हुँ। में ऐसा एक डिसीज़न आ गया। उसके बाद मैंने दूसरी, तीसरी बार जहाँ भी इसको दिया, हर जगह पे यही रिस्पॉन्स। फिर मुझे समझ में आया कि ये एक अच्छी चीज़ है ये। देता गया, ओह! पहले तो मैं एज़ अ हॉबी देता था, 91 से लेके 2001 तक नियरली। पैसा-वैसा नहीं लेता था, कोई पैसा देते थे, कोई मोमेंटो देते थे, ऐसा चलता रहता था। मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो सैटरडे संडे मेरा फ्री रहा करता था, तो कहीं न कहीं कमिट कर देता था मैं, और जाके मैं प्रोग्राम करके आता था। तो 10 साल में ज़बरदस्त मुझे रिस्पॉन्स मिला, और फिर मुझे लगा कि यार ये तो इतना अच्छा काम है ना, इसको तो हम प्रोफ़ेशन बना सकते हैं। तब तक मैं प्रोफ़ेशन बनाने का सोचा भी नहीं था। मज़ा आ रहा था, इतना वो ऑटोग्राफ फ़ोटोग्राफ का क्रेज़, इतना मज़ा आता है वो। तो करता गया, लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ता गया, नाम बढ़ता गया। फिर लोग मुझे पूछने लगे कि सर आप जो बोल रहे हो वो नॉलेज कहीं भी नहीं है, आप अपनी किताब लिखो। वो टाइम पे मैं दौलत भाई देसाई की मैन पावर की गुजराती किताबें मेरे प्रोग्राम में प्रमोट करता था, मगर उसकी और मेरी लैंग्वेज अलग थी। तो लोग बोलते थे, नहीं सर आप बोल रहे हो अलग है और वो बोल रहे हो अलग है। आपकी ज़्यादा हमें पसंद आती है, आप करो। तो लोगों की डिमांड से मैंने 98 में, 7 साल के बाद, 7 साल तो ऐसे ही बोलता रहा। मैंने पहली मेरी किताब लिखी, प्रेरणा का झरना, और मेरा लक इतना अच्छा कि पहले ही बेस्ट सेलर बन गई, वाह! ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गई। वाह! ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आने लगा। तो पहले तो मैं बोलता था, फिर मैंने बुक भी मार्केट में रख दी, तो मार्केट डबल होने लगी। बस आगे चलता गया। इतने में एमवे मार्केट में आया। एमवे की शुरुआत अहमदाबाद में हुई। एमवे वाले मुझे बुलाने लगे, क्योंकि एमवे को जो रिज़ल्ट चाहिए था, वो माइंड पावर से मिलता था। बिल्कुल। तो उसकी वजह से मुझे एमवे बुलाने लगे, तो एमवे ने कितना वो टाइम पे एक्सप्लोजन किया था। ट्रू, ट्रू। तो सभी ने फिर रूल बना दिया, हर अपलाइन अपनी डाउनलाइन को प्रेरणा का झरना किताब देंगे जब साइन अप करते हैं तो। तो मेरी किताब का लिफ्ट हो गया, और किताब की वजह से लोगों के माइंड पावर के इस्तेमाल से एमवे का भी लिफ्ट हो गया। तो हम दोनों हुँ। एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे। तो हमारी दोनों की मार्केट वो टाइम पे खुली, एमवे की और मेरी। ऐसा करते-करते फिर मुझे लगा यार अभी मेडिकल इसकी ज़रूरत नहीं, बहुत हो गया। एंड आई वाज़ नॉट ट्रू। हैप्पी विद दैट ऑर्डिनरी लाइफ। 9 टू 5 जाओ, हफ्ते में मुझे 1 लेक्चर लेना था, सोचो 1 घंटे का। तो हफ्ते में 1 लेक्चर के लिए बाकी का टाइम बैठ के गप्पा मारने का, पॉलिटिक्स खेलने का, मुझे वो लाइफ पसंद नहीं थी। हुँ। फिर मैं सोचा कि इसको प्रोफ़ेशन बनाते हैं। फिर मैंने पैसा माँगना शुरू किया, पैसा आने लगा। फिर मेरा पैसा तनख्वाह से ज़्यादा आने लगा महीने का। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब यही करते हैं। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी और आया। तो नेचुरली मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट में थी। मेरी वाइफ़ को तो ट्रू। एक अच्छा लगता था कि मैं मेडिकल कॉलेज के प्रोफ़ेसर की वाइफ़ हूँ। तब हुँ। उनके लिए बहुत बड़ा ये था, स्टेटस था। तब किसी को मालूम ही नहीं था कि इससे बढ़िया स्टेटस तो एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की वाइफ़ का होता है, ट्रू। क्योंकि उसको तो ये अंदाज़ा था ही नहीं। तो काफ़ी उसने रेजिस्ट किया कि मत छोड़ो नौकरी, घरवाले ने, सबने समझाया। मगर मैं एडमेंट हो गया था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि चल नहीं वाला है ऐसा। तो बस छोड़ दिया। छोड़ने के बाद तो नो लिमिट, बाद में एक के बाद एक किताब लिखता गया, पूरी दुनिया से ऑर्डर आने लगे, और ऐसे-ऐसे करके लाइफ बदल गई। सो कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, 2 तरीके आप 2 तरीके के चॉइसेस ला सकते हैं। या तो आप वो सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेके आप एक कंज़र्वेटिव लाइफ़ जिए जहाँ पे आप रिस्क्स ना लें, जहाँ पे आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर ना करें। एंड एक जगह होता है जहाँ पे आप कैलकुलेटेड रिस्क्स लें, कि आप चेक करें, इवैल्यूएट करें कि क्या ये करना चाहिए, एंड उस पॉइंट पे आपको लगा कि ये करने से एक्चुअली आगे एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, इसीलिए मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था। जब मुझे बिल्कुल। एंश्योर हो गया कि मेरे अभी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, मेरी तनख्वाह से ज़्यादा मेरी माइंड पावर से इनकम है, एंश्योर हो गया, बाद में ही मैंने छोड़ा। ट्रू, ब्लाइंड नहीं खेला था मैंने। ट्रू। एंड ये जो माइंड पावर का, वो कहते हैं ना, आपने जैसे कहा आप एक किताब पढ़ रहे थे एंड एक अपॉर्चुनिटी आया एंड वो माइंड ट्रेनिंग ने को आपने सिलेक्ट कर लिया, बट देन माइंड ट्रेनिंग में क्यों आपने कंटिन्यू किया?
पहली बात तो है कि मुझे खुद को रिजल्ट मिलने लगा। मेरा जो ग्रोथ हुआ हम्म, वो माइंड पावर का मेरी लाइफ में इस्तेमाल करने से होने लगा। मैंने मेरा विज़न बोर्ड बनाया, डेली विजुअलाइज़ करता था, अफ़र्मेशन देता था, तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने अपॉर्च्युनिटी आती गई, अवसर आते गए। क्योंकि मुझे तो पूरी दुनिया में फैलना था। जब मैंने शुरू किया तो अहमदाबाद में ही मैंने स्टार्ट किया था। हम्म, धीरे-धीरे पूरे गुजरात से ऑर्डर आने लगे, पूरे गुजरात में घूमने लगा, फिर पूरे इंडिया से ऑर्डर आने लगे, घूमने लगा, फिर अमेरिका से और बाहर की दुनिया से आने लगे। तो अपने आप रास्ते खुलते गए और मुझे लगता है उसका कारण वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही था। ट्रू। जैसे-जैसे मैं सोचता गया, कमांड देता गया और रास्ता खुलता गया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये माइंड पावर सबसे ज़्यादा हमें सिखाना है और लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा था। ज़बरदस्त बात तो ये है। एंड जब आपने एक बात कही कि आपने एक विजन बोर्ड बनाया, तो विजन बोर्ड आज हम देखते हैं कि मतलब हर एक इंसान, आज तो ऑफ कोर्स एक ट्रेनिंग एक बड़ा सा इंडस्ट्री बन चुका है, ज्यादा लोग जानते हैं इसके बारे में। मतलब मैं कभी कभी मजाक मजाक में कह देता हूँ कि गली पे जाओगे, चाय की टपरी पे जाओगे तो भी लाइफ कोच आपको मिल मिल जाएंगे कहीं जाएगा। ना कहीं। सो अब इतना ये अवेयर इंडस्ट्री हो चुका है, कॉमन इंडस्ट्री हो चुका है। बट अब हर लाइफ कोच बोलता है कि अपना विजन बोर्ड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, गोल सेट करो। तो आपकी लाइफ का कोई एक चीज जो आपने एक जमाने में कभी विजन बोर्ड पे लिखा था, जो आपने अचीव किया हो? इवन मैं तो कहता हूँ विज़न बोर्ड में नहीं लिखा था, फिर भी बहुत सारी घटना मेरे जीवन में बनी है। ओ। जैसे छोटा था तब मुझे पायलट बनने का शौक था, मगर गरीब थे, पता नहीं था कैसे पायलट बने, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता नहीं था, गुजराती मीडियम वाला था, कुछ पता ही नहीं था, तो सपना ऐसा का ऐसा रह गया और नसीब ने मुझे डॉक्टर बना दिया। मगर 65 ईयर्स में मुझे पता चला कि अभी भी मैं पायलट बन सकता हूँ, तो मैंने 65 ईयर्स में डिसीज़न लिया कि मुझे अभी एक पायलट का ट्रेनिंग भी लेना है। और मैंने लिया और मेरा जो बचपन से मैंने विजुअलाइज़ किया था हवाई जहाज़ उड़ाने का, वो अचानक मेरा सपना पूरा हो गया। एंड आई वाह। थिंक ये इट इज़ बिकॉज़ ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कि ट्रू। जो मैंने बचपन में बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइज़ेशन किया था। वैसे विजुअलाइज़ेशन 2 टाइप का होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट एंड एक बाय डिज़ाइन। वो जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट था। हम्म। पता भी नहीं था कि मैं कभी बन सकता हूँ पायलट। हम्म। बस एक तो बच्चे को जैसे सपने आते हैं ना, ऐसे मुझे भी सपने आते थे हवाई जहाज़ उड़ाने के। तब मालूम नहीं था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट विजुअलाइज़ेशन और सबकॉन्शियस माइंड मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ऐसे मेरी लाइफ़ में हुआ है। और आजकल तो कुछ चीज़ें तो बियॉन्ड विजुअलाइज़ेशन होती हैं। हम्म। मैं सोचा भी नहीं है, किया भी नहीं है और कहाँ से वो मैनिफेस्ट होने लगता है। तो अब तो मेरी एक नई किताब में लिखने का प्लान कर रहा हूँ, बियॉन्ड विजुअलाइज़ेशन। वाह। विजुअलाइज़ करो वो तो मिलता है, नहीं किया वो भी कैसे मिलता है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सोचो और आपके जीवन में घटना बनने लगेगी। उसका वाह। मैकेनिज़्म पूरा ढूँढ रहा हूँ मैं, ऐसा। सो अभी भी रिसर्च आएगी, चालू आएगी है? वो किताब बियॉन्ड विजुअलाइज़ेशन आएगी अभी मेरी। रिसर्च चालू है, रिसर्च यानी मेरे खुद के ऊपर ही चालू है और ट्रू। समाज में देख रहा हूँ उसमें से। जब आप किताबों की बात करते हैं सर, तो आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, 118 बुक्स। इट ये आंकड़ा ही एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट है कि शायद ही इंडिया में गिने चुने लोग होंगे जिसने 20 से ज्यादा किताबें लिखी है। एंड आपने मेरा फिगर तो 118 किसी ने क्रॉस किया, मैंने सुना नहीं है, हो सकता है मगर मैंने नहीं सुना है कभी। 118 बुक्स इज इटसेल्फ। एंड आप अभी भी कह रहे हैं यू आर प्लानिंग टू राइट मोर बुक्स, एंड हर एक बुक बेस्ट सेलर रही है। सो आपकी ये जो ऑथरिंग जर्नी है, आपके एक पर्सनालिटी एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर, एज अ कोच, तो एक बड़ा ही पर्सनालिटी अच्छा है। बट एक ऑथर के तौर पे भी आपका एक सक्सेस बड़ा ही बेहतरीन रहा है। तो उसके पीछे का क्या सीक्रेट रहा है सर? क्यों आपकी किताबें लोग पसंद करते हैं? मेरे ख्याल से जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं, सर आपकी भाषा बहुत सिंपल रहती है। हम्म। एक मेरा सक्सेस का कारण ये है, कोई भी सब्जेक्ट को मैं इतना सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हम्म। उनको समझ में आ ही जाता है। ट्रू। दूसरा है कि जो उसका फॉर्मेट रहता है किताब का, खास करके मैं बड़े फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, हम्म। वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और मेरा आइडिया अभी तक किसी ने चुराया नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ फिर भी। सब लोग छोटे फ़ॉन्ट रखते हैं, जबकि मुझे फीडबैक मिलता है कि आपकी किताब की खास बात है कि आराम से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेन हम्म। नहीं लगता है उसमें। और मेन तो सिंपल लैंग्वेज और ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट जो जनता को मालूम नहीं था, जैसे माइंड पावर, सबकॉन्शियस माइंड, किसी को मालूम नहीं था, मैंने मार्केट में लाया। ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस इंडिया में अभी भी बहुत कम लोगों को मालूम है, मैं लाया। हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल कोई नहीं लाता था, मैं लाया। तो नए-नए सब्जेक्ट की मेरी पसंद और सिंपल लैंग्वेज, ये 2 चीज़ें हैं शायद इसकी वजह से सभी किताब मेरी लोगों को पसंद आती है। सर मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ आपकी बात से, बिकॉज सिंप्लिसिटी ही मार्केट में आज बिकती है, अगर मैं उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहूँ तो। क्योंकि जो भी इंसान ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंडस्ट्री है।
किसी के पास कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास आता है। वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको कोई मेंटल वेलनेस का कोई क्वेरी है, लाइफ में ग्रोथ लेना है, ज़्यादा पैसे कमाने में है, करियर में ग्रो करना है, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन लेने वो आपके पास आते हैं। अब अगर आप भी उसे कॉम्प्लिकेटेड फंडा, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, टेक्निक्स, मेथड्स, फ्रेमवर्क्स, ऐसे हेवी हेवी चीज़ें उनको देंगे, तो हाँ, वो समझ लेंगे, सीख लेंगे, पर वो इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो हिंदुस्तान में वेट का प्रॉब्लम, ओवरवेट का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, जबकि वेट रिड्यूस करने के लिए बहुत सारी किताबें हिंदुस्तान में मिल रही है, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो है, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रू। मगर स्टेटिस्टिक देखोगे तो हिंदुस्तान में एवरेज वेट सबका बढ़ता जा रहा है, हम्म। ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो भी सॉल्यूशन दिया है शायद इम्प्रैक्टिकल है या लोगों को समझ में नहीं आया है, सिंपल लैंग्वेज नहीं है, ट्रू। इसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा। इसलिए मैं मतलब ये मेरा एक स्लोगन है कि फंडे को अंडे मिलते हैं, वाह। जो फंडे देते हैं उनको अंडे ही मिलते हैं, हम्म। एंड सिंप्लिसिटी को प्रॉस्पेरिटी मिलती है। हम्म। सो मैं कभी कभार मेरे ट्रेनिंग में ये चीज़ शेयर करता हूँ टू ऑल द ट्रेनर्स जो कभी मेरे साथ आते हैं, कि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे ना, लोग उतना ही ज़्यादा आपसे कनेक्टेड रहेंगे, वरना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो गूगल पे भी मिल जाती है। वही देखिए, मैंने किताबों में जो लिखा है वो सब चीज़ गूगल पे है, फिर भी लोग किताब में क्यों पढ़ने को आते हैं? बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। ट्रू। लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने जो लिखा, आपकी किताब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आप मेरे से बात कर रहे हैं, दिल को छूता है। तो मेरी लैंग्वेज ऐसी है जैसे मैं उनसे बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज नहीं है जैसे हम स्कूल कॉलेज में टेक्स्ट बुक जी। होती है, बिल्कुल जैसे बात कर रहा हूँ वैसे ही। तो सर आपकी ये जो पूरी ट्रेनिंग की जर्नी रही है 32 सालों की, इसमें से सबसे यादगार कोई एक दो एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें। हाँ, ट्रेनर के जर्नी में, हाँ, मैं चाइना गया था, चीन और ताइवान गया था और शंघाई गया था। तो शंघाई में तो मैंने इंग्लिश में प्रोग्राम दिया था, मगर ताइवान के अंदर ऐसा हुआ था कि 90% चाइनीज़ लोग आए थे। ओके। तो एक हमारी इंडियन गुजराती लेडी थी जो चाइनीज़ में मास्टर थी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी। तो उसको हमने हायर किया था कि मैं 2 लाइन बोलूँ और वो चाइनीज़ में चूँ, चूँ, चूँ करके बोले। तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा, क्योंकि अभी ऐसा कभी नहीं किया था। मैंने उसका वीडियो सँभाल के रखा है, और 2 लाइन बोलो और फिर चुप रहो, हमारी लिंक टूट जाती है ना। फिर वो कब ख़त्म किया मुझे उसका ध्यान से सुनना पड़ता है कि उसने ख़त्म किया कि नहीं किया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। ऐसा 2-3 बार हुआ। एक बार हांगकांग में हुआ था, एक बार पानियू करके शहर है चाइना में, एक बार ताइवान में ताइपे में हुआ था। ऐसा बहुत जगह पे हुआ। तो मज़ा भी आता है और अजीब लगता है ऐसा एक्सपीरियंस कि मैं 2 लाइन बोलूँ और चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो। ट्रू। ऐसा एक बार अफ्रीका में भी हुआ था, स्वाहिली लैंग्वेज में। मैं इंग्लिश में बोलता था और फिर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में समझाते थे, ऐसा भी हुआ था। एक स्कूल में हुआ था अफ्रीका में। ऐसा। सो वो हर दो सेंटेंस पे मतलब एज अ ट्रेनर हमारा एक फ्लो रहता है, मतलब मैं खुद ट्रेनर इसलिए मैं समझता हूँ उस चीज को, हमारा बात करने का एक फ्लो रहता है, तो वो फ्लो इतना इंटरप्ट अगर हो रहा है, बहुत होता है वही। सो इट इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर बहुत यू। बहुत डिफ़िकल्ट है, अलर्ट रहना पड़ता था। ट्रू। पब्लिक सुन रही है, उसने कब ख़त्म किया, मुझे कब शुरू करना है, कितना सेंटेंस बोलूँ तो वो याद कर पाएगी, ये भी मुझे हाँ। वेव करना रहता है, आदत नहीं रहती है ना। ट्रू। तो मज़ा आता था, मगर इट वाज़ एक्साइटिंग। एंड जब हम मेमोरेबल और रिमार्केबल इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं ना सर, तो आपके फैमिली में सक्सेसफुल होना, ये शायद आपके जीन्स में है या आपके अपब्रिंगिंग में है या आपके फैमिली में है, बिकॉज सिर्फ आप ही नहीं, आपके फैमिली में एक और बड़ा ही सक्सेसफुल नाम है, मिस्टर हसमुख अढ़िया, जो इंडिया के फाइनेंशियल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन में एक मेजर रोल उन्होंने प्ले किया है। तो जब हम हसमुख सर की बात करते हैं और जब हम आपकी बात करते हैं, तो आज तो आप लेजेंड्स कैटेगरी में आते हैं, बट आपका बचपन साथ में कैसे बीता था सर? वैसे वो मेरे से बहुत छोटा है, 8 ओके। साल छोटा है। ओके। मेरा उंगली पकड़ के वो बड़ा हुआ है। और जब मैं एमबीबीएस हुआ तभी उसने मैट्रिक पास किया था और उसको भी डॉक्टर ही बनना था। ओके। उसका एक ही कारण था कि और कोई गाइडेंस था ही नहीं, भाई बनाया तो हम भी बन जाते हैं। और वही टाइम पे मेरा मैरिज मार्केट चल रहा था, तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते थे, तो उनको लगा मैं भी डॉक्टर बनूंगा तो अच्छे घर का रिश्ता आएंगे। बाकी कोई तो हमें ये नहीं था, आगे का विजन नहीं था। ट्रू। मगर वही टाइम पे मुझे आईएएस के बारे में पता चला था कि आईएएस नाम का एक कोई चीज़ होती है जो करने से इससे अपर लेवल में हम जा सकते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया कि तू डॉक्टर बनने का रहने दे,
तो एक काम कर, तो ये आईएएस के बारे में सोच। फिर मैंने उनको थोड़ी बहुत जानकारी दी, फिर बाहर से ले उसने, और फिर उसने अपना गोल बनाया कि मुझे आईएएस बनना है। 11th में था तभी। तो फिर उसने साइंस नहीं लिया, उसने कॉमर्स लिया। अहमदाबाद में उसने एचएल कॉमर्स में ज्वाइन किया और बीकॉम किया। और बीकॉम के बाद उसने आईएएस की एग्ज़ाम दी और सरप्राइजिंगली वो पहली ट्रायल में पास हो गया। वाओ। मगर अब उसका एक सीक्रेट पता चला कि वो टाइम पे मैंने उसको एक आइडिया दिया था, उसने फॉलो किया था। मैंने उनको वो टाइम पे बताया था कि तेरे नाम के नीचे अभी से आईएएस लिखना शुरू कर दे, जहाँ भी लिख वहाँ लिख दे, क्योंकि बिलीव कर ले कि तू बन चुका है। तब मुझे इतना सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज नहीं था। वो हॉस्टल में रहता था, यहाँ अहमदाबाद में गवर्नमेंट हॉस्टल में। तो बोला तेरे रूम के ऊपर जो नाम लिखेगा ना दरवाजे के ऊपर, वहाँ भी आईएएस लिख। और उसने मेरी बात मानी थी। वो फोटो आज भी मैंने संभाल के रखी है, उसने मुझे ढूंढ के दी। तो डेली वो रिमाइंडर मिलता था, तुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। 4 साल तक वो हॉस्टल में रहा वहाँ पे। और शायद वो सबकॉन्शियस माइंड का इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो गया कि वो फर्स्ट ट्रायल में आईएएस हो गया 1981 में। वाओ। तो ये शायद माइंड पावर वहाँ भी काम आ गया। और बाद में उस बहुत कारण है उनकी सफलता के, क्योंकि एक तो हार्ड वर्किंग है और ईमानदार है। मोदी साहब को ईमानदार लोग अच्छे लगते हैं। और उनकी एक माइंड पावर की स्टोरी और बताता हूँ कि वो जब मेरी मदर के पेट में था, तो मेरी मदर ने 9 महीना तक भागवत पढ़ी थी प्रेगनेंसी के दरमियान। तो जैसे अभिमन्यु का प्रोग्रामिंग हुआ था ना, ऐसा इनका स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्रामिंग वहीं पे हो गया था। तो व्हेन ही वाज बोर्न, तो ही वाज बोर्न विद ए तिलक। वो वैष्णव का तिलक रहता है ना, लाल कलर का तिलक नेचुरल था, जो 1 साल उनके कपाल पे था। वाओ। तब कलर फोटोग्राफी नहीं थी, तो हम नहीं ले, हमारे घर में कैमरा भी नहीं था, और वांकानेर में पूरे सिटी में एक ही फोटोग्राफर था, ऐसा था। तो हमने वो रखा नहीं है, मगर मुझे अभी भी याद है कि लोग देखने को आते थे उनका तिलक देखने को, कि बच्चा तिलक के साथ बोर्न हुआ है। वाओ। तो हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी की इफेक्ट हो, हार्डवर्क हो, नेचुरली आईएएस पास करना, वो भी गुजराती मीडियम में सब पढ़ के। हम दोनों भाई गुजराती मीडियम में पढ़े, और उसने आईएएस फर्स्ट ट्रायल में पास किया इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देके। तो उसके पीछे भी हार्डवर्क चाहिए। एब्सोल्युटली। और हमारे फादर मदर के अच्छे कामों का बदला मिला, ऐसा करके ये हुआ। और ईमानदार है, इसलिए मोदी साहब की नज़र में आ गया, क्योंकि मोदी साहब तो ईमानदार लोगों को पहले ढूंढते हैं। तो उनका लाडला बन गया, तो उनके नवरत्नों में से एक बन गया, बड़ी बड़ी पोस्ट दी। अभी भी वो रिटायर होने के बाद कितनी जिम्मेदारी दी है, जो एक्चुअली एक्टिव लाइफ में नहीं थी, इतनी जिम्मेदारी अभी लेके घूम रहा है वो। यह हालत है। नहीं, आपने जो कहा एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ। मैं हसमुख सर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी उनसे मिलने के, बट वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। मतलब कहते हैं ना, जो सिंप्लिसिटी की हम बात कर रहे थे, वही सिंप्लिसिटी उनमें भी झलकती है कि चाहे कितने भी पोजीशन पे आपने काम कर लिया हो, चाहे जो भी काम आपने कर लिया हो, बट आपको देख के लोगों को लगना चाहिए कि वही ग्राउंडेड डाउन टू अर्थ अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं वही एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे की रीजन और सीक्रेट भी बन जाती है। ये मेरे फादर साहब ने सीखा। मेरे फादर भी ऐसे ही थे। वो हसमुख जब फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, तब अहमदाबाद में स्कूटर पे घुमा करते थे। कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि वो स्कूटर पे जा रहा हो, इंडिया का फाइनेंस सेक्रेटरी है। इतनी सिंप्लिसिटी थी उनकी। तो मैं और हसमुख भाई ने तो बहुत अच्छा किया, मगर मेरे बेटे में भी वो जीन्स आया हुआ है, वो आया है, जुनून आया है। और बचपन से उसने एजुकेशन सिस्टम को हमेशा ऐसा देखा कि यहाँ को डिफेक्ट है। तो उसने बचपन से ये सोचना शुरू किया मैं कि 12th के बाद मैं अमेरिका जाके पढ़ूंगा, मुझे इंडिया की कॉलेज में पढ़ना ही नहीं है। और मुझे भी ऐसा लगता था, तो हम दोनों ने मिलकर गोल बनाया कि इसको अमेरिका में पढ़ाना है। मेरी 10,000 रुपीज़ महीने की तनख्वाह थी, तब मैंने ये सपना देखा, जबकि उनका अमेरिका में पढ़ने का खर्चा 50 लाख रुपया 4 साल का था। विजुअलाइजेशन चालू किया, विजन बोर्ड बनाया, और मैंने उनको एक शर्त रखी कि देख, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरी पूरी फीस भरूँ, तो खूब मेहनत कर और स्कॉलरशिप ला दे, तो पार्शियल फीस मैं भरूँगा। तो उसको जुनून आया, और उसने इतना अच्छा स्कोर किया कि उसको वो ज़माने में 35 लाख की स्कॉलरशिप उसके कॉलेज ने दी। ये मैं बात कर रहा हूँ 98 की। वाओ। और बाकी का पैसा सबकॉन्शियस माइंड ने मैनेज कर दिया। 15 लाख का जो गैप था वो। अमेरिका जाके पढ़ा, वो 98 में गया। उसने बीए किया, एमए किया, फिर पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में शिकागो से, और फिर उसने अपनी ऐसे टीचर जर्नी शुरू की। इकोनॉमिक्स का भी प्रोफेसर है और न्यूयॉर्क में रहता है। बेहतरीन उसकी लाइफ है, और सबसे प्यारा प्रोफेसर है, क्योंकि बचपन में मैंने उसको पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दे दी थी, तो आज उसको काम आ रही है। इसलिए वो बोलता है कि आपने मुझे बचपन में जो पब्लिक स्पीकिंग सिखाया था ना, वो देखो अभी मुझे यहाँ काम आ रहा है। तो जब हम बचपन में सीखते हैं कुछ, तो पता नहीं कि कहाँ काम आएगा, मगर देखिए कितना काम आता है। तो क्योंकि मैं भी लेट सीखा था, मगर उसको मैंने बचपन में सिखा दिया था। तो उन्होंने भी अच्छा किया।
तो आप डॉक्टर अढ़िया अगर गूगल करोगे तो 3 ही अढ़िया दिखेंगे, डॉक्टर अढ़िया, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया, डॉक्टर हसमुख अढ़िया क्योंकि वो पीएचडी भी है, और मेरा बेटा निमिष अढ़िया वो भी पीएचडी है। तो 3 गूगल के ऊपर डॉक्टर अढ़िया दिखेंगे, ट्राई कर लेना ऐसा। उनके भी वीडियो है, निमिष अढ़िया, उसकी यूट्यूब की चैनल है, इकोनॉमिक का उसके वीडियो है ऐसा। तो ये हमारी फैमिली कहानी है। सो जब आपने अपने फादर के बारे में बात किया तो सर उनका कोई इंसिडेंट जब आपको फील हुआ कि जो इतना डाउन फादर 2 किताब पढ़े थे, मदर बिल्कुल नहीं पढ़ी थी। मदर ने सिर्फ सिग्नेचर करना सीख लिया था, फादर 2 किताब तक पढ़े थे। तो वही जो कहानी होती थी वो जमाने थी। उन्होंने बहुत सारे बिजनेस किए, नियरली सभी में ही फेल्ड, बट उनकी एक इच्छा थी कि मेरे बच्चे पढ़े, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो हमें कंटिन्यूसली वो मेंटरिंग करते रहे, बेटा पढ़ोगे तो ही सुखी होगे, पढ़ोगे तो ही सुखी होगे। तो उसका जो प्रोग्रामिंग की वजह से हम दोनों ने पढ़ाई किया, मगर खुद ने ज़्यादा कुछ पैसा नहीं कमाया। जब गए तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस खाया पिया और मौज किया, ऐसा ही था। लोगों की सेवा में खर्च कर दिया। जब वो गए, जब मैं एमबीबीएस हुआ और मेरा भाई आईएएस हुआ, तब हमारा खुद का घर नहीं था। पत्रे के घर में, किराए के घर में रहते थे, जिसका 4 रुपया किराया था। ये जब मैं एमबीबीएस हुआ और वो आईएएस हुआ तब तक। मेरी शादी वो घर में हुई है, 4 रुपया किराए वाले घर में तब। तो ये हमारा बैकग्राउंड था। तो मदर रिलीजियस थी, भगवान में बिजी रहती थी, शायद उसकी वजह से हमें बेनिफिट मिला। ग्रेट सर। आप मतलब जब आपने ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की, मतलब मैं तो कहूँगा इंडस्ट्री की शुरुआत आपने की, क्योंकि जब आपने शुरू किया था सर इन अ वे आपका वो मोनोपोली मार्केट था। बिल्कुल, आप ही थे एंड हार्डली कोई 1-2 और ट्रेनर्स थे जो उस समय से अभी तक एक्टिव है। सिमकॉम वाले थे, रोहित पटेल थे एक, ओके मगर वो सिर्फ कॉर्पोरेट वालों को ही सिखाते थे, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। ओके अहमदाबाद में आचरण रोड पे थे सिमकॉम। ओके मेरे से थोड़े सीनियर थे वो, मगर उनका फिर अलग था। माइंड पावर में तो पूरे इंडिया में मैं ही था पहला। सो वो मोनोपोली मार्केट्स में आपने काम किया हुआ है, जब पूरे इंडिया में माइंड पावर तो डॉक्टर जितेंद्र रेड्डी ऐसा कहा जाता था, तो वहां से आज जब ये इतना वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री बन चुका है, तो आप कोई भी बिजनेस स्कूल में जाएंगे, किसी भी एमबीए स्कूल में जाएंगे, तो मोनोपोली एंजॉय करना हर बिजनेस स्कूल सिखाती है कि अगर आपके मार्केट में मोनोपोली है तो आपको वो एंजॉय करनी चाहिए, आपको उस मेहनत करनी चाहिए कि वो मोनोपोली बनी रहे, पेटेंट करवाओ, ट्रेडमार्क करवाओ, XYZ कई सारी चीजें होती है, बहुत तोड़फोड़ पे होती है। बिल गेट्स ने भी किया था, सभी ने किया था। एब्सोल्युटली। तो आप सर इन सभी एमबीए स्कूल्स जो सिखाती है उससे एग्जैक्टली उल्टा काम कर रहे हैं। आप खुद ट्रेनर्स बना रहे हैं। जैसे मैं जानता हूँ 20 साल आपने हमारी बात हुई थी, 20 साल पहले ट्रेन द ट्रेनर का कंसेप्ट इंडिया में लाने वाले आप पहले इंसान थे, जिसमें आप इनडायरेक्टली खुद के कॉम्पिटिटर्स ही खड़े कर रहे हैं। तो इसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था सर? नहीं, बहुत कारण थे। एक तो लगा था कि अभी मेरी तो एज होती जा रही है, तो मेरे जाने के बाद माइंड पावर का नॉलेज चलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बंद हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात यह थी कि उसमें पैसा अच्छा मिलता था, क्योंकि उसके लिए फीस लोग ज़्यादा देते थे, तो पैसे का भी एक अट्रैक्शन था। और तीसरा यह था कि अगर मेरे कंपटीटर रहेंगे तो ही मेरा इंप्रूवमेंट का चांस है, नहीं तो मैं मोनोपोली के उसमें अपने आप को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। ये भी एक रीज़न था। और मेरे फादर जैसी एबंडेंट मेंटालिटी थी कि सब अपना अपना नसीब का लेके जाएंगे, कोई चिंता का कोई कारण नहीं है। तो बहुत सारे कारण थे। तो मैंने ये ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किए थे। तो सुहाग पंचाल, जिसको आप जानते हो, वो मेरा पहली बैच का स्टूडेंट है, अभी भी मेरे साथ है वो। सबसे पहली बार वो चेक बुक लेके आया था, सर कितना रुपया लिखूं करके, मुझे याद है अभी भी वो दिन। ट्रू। तो ये ट्रेन द ट्रेनर के पीछे जो आपने इतने सारे ट्रेनर्स क्रिएट किए हैं, मतलब मैं कहूँ तो आज इंडिया का ऑलमोस्ट हर दूसरा सक्सेसफुल ट्रेनर आपके अंडर ट्रेन हुआ है। तो इतने ज्यादा ट्रेनर्स को ट्रेन करने के बाद आपको क्या लगता है कि कोचिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? ये तो अभी शुरुआत है। ओके मैं बताओ, इवन माइंड पावर की बात करूँ तो अगर आप बाहर जाके 100 लोगों को पूछोगे कि डू यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो 100 में से शायद एक इंसान जानता होगा, 99 लोग नहीं जानते हैं। और वो जानता होगा वो भी मेरी बुक से या मेरे प्रोग्राम से, या 2-3 जो ट्रेनर हैं उनसे ही जानता होगा। ट्रू। तो पूरा मार्केट खाली है। माइंड पावर के लिए बात करें तो, ट्रेनिंग की बात करें तो दुनिया में इंडिया ही सबसे आगे है। तभी तो मैं दुनिया के इतने कंट्री में जाके प्रोग्राम कर सकता हूँ जहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है सर। यह एकदम हाई लेवल का है। मेरा एक्चुअली मिड सेक्शन और लोअर सेक्शन है।
दीपक चोपड़ा जैसा हाई सेक्शन नहीं है। एक डॉक्टर रमेश कापड़िया करके अहमदाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट है, अच्छे, बहुत अच्छे इंसान है नोबल। तो उसने मुझे एक एडवाइस दिया था कि डॉक्टर अड़िया, मैं तुम्हारी और दीपक चोपड़ा की कैपेबिलिटी जानता हूँ, दोनों सेम बैकग्राउंड वाले सेम है। उसने गलती किया वो तुम नहीं करना है। मैं बोला क्या? बोले वो अपर 5% के ट्रेनर बन के रह गए, है ना, क्लास के ट्रेनर। बाकी 95% के बारे में उसने सोचा ही नहीं। तुमको 95% वाला बनना, अपर क्लास नहीं मिला तो चलेगा, वो 95% जो हाई फीस नहीं दे सकते, जो एवरेज इंटेलिजेंट है, उनका ट्रेनर बनना, उसमें तुम्हें बड़ा संतोष मिलेगा। तो मैं ज़्यादातर उसी में रहा हूँ, मासिस में रहा हूँ। क्लासेस के ऊपर मैंने अभी तक फोकस नहीं किया ऐसा। तो और दूसरी बात है कि इतनी दुनिया, अपनी हिंदुस्तान की मान लो आबादी है 150 करोड़, अभी तक मान लो मैंने 50 लाख को ट्रेनिंग दे दी है, तो भाई परसेंटेज में देखो तो कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ, 0.2%। पूरा ग्राउंड खाली है और सबको जरूरत है इसकी। ट्रू, ऐसा बहुत है। और कहीं भी बात करें ना, माइंड पावर के लोग ध्यान से सुनते हैं, मैंने देखा। तो मेरा हर ट्रेनर को कहता हूँ कि माइंड पावर का ट्रेनर बनो, कोई ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी और सबको काम में आता है। स्टूडेंट को मार्क्स लेने में काम में आता है, जॉब लेने के लिए काम में आता है, बिजनेसमैन को बिजनेस बढ़ाने में काम में आता है, एग्जीक्यूटिव्स को अपना प्रमोशन के लिए काम में आता है, हाउस वाइफ को अपनी हेल्थ के लिए काम में आता है, हर जगह काम में आता है। तो ऐसा है कि जो सबको जरूरत है। रामबाण है। रामबाण है, हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है। वही पेनेसिया। ट्रू ट्रू। सर, आपके बारे में एक ऐसी चीज है ना जो शायद आपके क्लोज लोगों में ही लिए बात जानते होंगे, आप लोगों से रिश्ते बड़े अच्छे से संभाल के रखते हैं। या एक, हम और आप अभी गुनी गुरु में अब ऑलमोस्ट 3 सालों से हम साथ में हैं, तो मैं आपको जब भी देखता हूँ ना, आप किसी भी इंसान को जब मिलते हैं, तो अगर 10 साल भी पहले मिला होगा ना आपको, तो आपको उनका नाम याद होगा, आपको उनकी स्टोरी याद होगी, आपको उनके साथ का कनेक्शन याद होगा, आपको थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी याद होगा। तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते आपने बनाए हैं, एंड कहीं ना कहीं ये रिश्ते भी एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स? सीक्रेट में एक तो है कि मेरा फादर को मैंने ऐसे देखा है कि वो हमेशा रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते थे, तो नेचुरली थोड़ा हेरिडिटी मेरे अंदर आ गया है। दूसरा कि ये लाइन के अंदर जो मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं, स्पेशली मैं तो पब्लिक लाइफ में, तो ज़्यादातर रिश्तों की वजह से मिलते हैं। एब्रॉड से इतने मुझे मिलते हैं, एब्रॉड में मेरी कहीं मार्केटिंग नहीं होती है, सिर्फ मेरे रिश्ते की वजह से ही मुझे बुलाते हैं। तो मैंने इतने सारे कंट्रीज में प्रोग्राम किया, दैट वाज बिकॉज ऑफ माय रिलेशन ओनली। तो एक मुझे फ़ायदा हुआ, उसका मुझे पता चला कि रिलेशन रखे तो ये ऑर्डर मिलने वाले हैं, ऐसा जो बाकी नहीं कर सकते, इसलिए उनको ये पता नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा है। तीसरा यह है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करके, जो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी है, अभी 5वीं भी आ रही है, हाँ 4थी आ रही है, जो ट्रांजैक्शन एनालिसिस की किताब है, वो मेरा फेवरेट किताब है, जो मैंने लाइफ में अप्लाई किया है। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना, उसके ऊपर बहुत बेहतरीन किताब है वो। तो अपना बिहेवियर को टोटली चेंज कर देते हैं, स्क्रिप्ट चेंज करते हैं। तो ये मेरी स्क्रिप्ट ऐसी बन गई है कि मैं अच्छी तरह सबसे रिलेशन रखूँ। तो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस सब्जेक्ट ने मुझे उसमें बहुत हेल्प किया। और एक ज़माने में मैंने, मेरी लाइफ की पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। पहली मेरी लाइफ की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताब थी। वैसे मैं नॉवेल ज़्यादा पढ़ता था, तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी जो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। और फिर मैंने टीएस सीखा, टीएस से तो पूरा मेरा लाइफ ही बदल गया, लाइफ स्क्रिप्ट बदला तो लाइफ बदल गया। तो शायद ये रिजल्ट है कि जो आपको दिख रहा है कि रिलेशन बना पा रहा हूँ मैं, रख रहा हूँ मैं। आपने सर एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्क्रिप्ट, लाइफ स्क्रिप्ट, वो एग्जैक्टली क्या होता है? होता क्या है कि जैसे फिल्मों की और ड्रामा की स्क्रिप्ट रहती है जी, वैसे हमारे जीवन की भी एक स्टोरी रहती है, और हमारी जीवन की स्टोरी की एक स्क्रिप्ट होती है। ये स्क्रिप्ट इनविजिबल होती है, कोई देख नहीं सकता है। इट इज़ लाइक ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आंखों से नहीं दिखता अनलेस इट कम्स ऑन स्क्रीन, बाकी छुपा हुआ रहता है एनर्जी के रूप में। बिल्कुल वैसा है। तो हमारे जीवन की कहानी बचपन से लिखना शुरू हो जाती है और बड़े होते तक हो जाती है, और हमारा पूरा जीवन उससे चलता है, वो स्क्रिप्ट से डिक्टेट होता है। तो 2 टाइप की स्क्रिप्ट होती है, विनर एंड लूजर। लूजर यानी एक भिखारी की जो स्क्रिप्ट रहती है, 100% लूजर, जो रास्ते में पैदा होता है, रास्ते में मर जाता है। और एक होती है मुकेश अंबानी की, कि जो पहले से ही वो सुखी है और सुखी होता जा रहा है, 100% विनर। तो ऐसी हमारी जो स्क्रिप्ट होती है, जो हमारी लाइफ को डिक्टेट करती है, जिससे हमारा बिहेवियर आता है, ये स्क्रिप्ट जब तक हम समझेंगे नहीं और उसका जो बेड पोर्शन है वो चेंज नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में
रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए देखो सेल्फ हेल्प की इतनी किताबें मिलती है मार्केट में, लोग पढ़ते भी है, धनवान True. बनने की सबसे ज़्यादा किताबें है, मगर सिर्फ किताब पढ़ के कोई धनवान नहीं बना है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट ही गरीब बनने की होती है, मिडिल क्लास बनने की होती है। अनलेस ही नोज के हाउ टू चेंज द स्क्रिप्ट, मेरी जो पुअर की स्क्रिप्ट है उसको मैं मिडिल क्लास या धनवान की कैसे बनाऊँ, तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं तो मेरी अभी नई स्क्रिप्ट आ रही है, रीराइट योर लाइफ स्क्रिप्ट करके, तो पूरी कैसे लिखना है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उसका फॉल्ट ढूंढना है, और नई कहानी जीवन की कैसे लिखनी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अभी मैं लेके आ रहा हूँ, जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जो अपनी स्क्रिप्ट बदलना सीख जाएगा ना, उनका जीवन में डेफिनेटली रिजल्ट बदलेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होता है। मेरा एक ट्रेनर है, बहुत मोटा है, नाम नहीं दूंगा, वजन ज़्यादा है उसका, तो उसने रुजुता दिवेकर से 50,000 रुपया दे के 1 घंटे का काउंसलिंग करवाया। उसने यूजुअल अच्छी सलाह दी, नेचुरली सी इज द अथॉरिटी, मगर उसका 2-3 महीने में वजन बढ़ गया फिर उसका, तो जब उसका फॉलो करने के बाद, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट मोटा बनने की थी। रुजुता दिवेकर कितना भी उसको सिखाए, मगर वो खुद की स्क्रिप्ट नहीं बदलेगा तो फिर वही रहेगा, क्योंकि वजन तो कैसे बढ़ता है, खाने में कंट्रोल नहीं रखो, ज़्यादा टेस्टी फूड खाने की आदत रखो, शाम को 2 पैक पीने की आदत रखो, तो वजन तो बढ़ना ही है ना। तो बेचारी रुजुता दिवेकर क्या करेगी उसमें। तो सिर्फ सीखने से या सिखाने से नहीं होता है, अनलेस यू रियलाइज के योर रिजल्ट इज बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्क्रिप्ट विच इज इनविजिबल, और उसको चेंज करना सीखो ना, तो आपका जीवन बदल जाता है। ट्रू। ये तो स्क्रिप्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट ट्रांजैक्शन एनालिसिस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। मतलब लोगों को लगता है कि ये अभी रिसेंटली आया हुआ साइंस है, बट एक्चुअली ये बहुत ही पुराना साइंस है 50-60 साल पुराना है। एंड इसके ऊपर इतना रिसर्च हो चुका है, इतनी स्टडीज हो चुकी है। एंड इट्स गुड कि अभी जैसे एक जमाने में आप माइंड पावर को मासेस तक लेके गए थे, सिंपल करके लेके गए थे। आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड कि आप ट्रांजैक्शन एनालिसिस को भी सिंपल वही लेवल पे करके लेके जा रहा हूँ मैं। लोगों तक लेके जाएं। मैं एक बात बताऊं, उसकी जो किताब का नाम है मैं देता हूँ, मैं तो सबको चैलेंज करता हूँ, जो ओरिजिनल जिन्होंने ढूंढा उसकी किताब है, व्हाट यू से आफ्टर यू से हेलो, गेम पीपल प्ले। ये दोनों एरिक बर्न्स की है जिन्होंने ये ढूंढा है जी। फिर थॉमस हैरिस की फेमस है आई एम ओके यू आर ओके, एक बॉर्न टू विन करके किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, मगर ये किताब आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में सिखाया है ना, क्या आम आदमी समझ ही नहीं सकता है, इसलिए लोगों तक पहुंचा नहीं है। जबकि मैं वही किताब में से सीखा हूँ, और मेरी स्पेशलिटी जैसे है, मैं मजाक में खूबिलिटी कहता हूँ, तो मेरी खूबिलिटी ये है कि मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सिंपल बना देता हूँ। तो मैंने ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को समझा, उसको इतना सिंपल बना दिया कि कोई एक छोटा 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। वाओ। और हाँ, मेरा जो रिजल्ट है रिलेशनशिप का, उसमें ये भी है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं लोगों के बीच में, वो अगर आप सही करेंगे ना, तो आपका रिलेशनशिप अच्छी रहती है। दूसरा, उसके अंदर स्ट्रोक की बात कही गई है। स्ट्रोक यानी एक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, अगर वो आप पॉजिटिव स्ट्रोक देने की आदत डाल दो तो भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। फिर आपका ईगो स्टेट होता है, 3 टाइप के ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। तो आपका पास ये कंट्रोल आ जाए कि मुझे कौन सा ईगो स्टेट कहाँ यूज़ करना है, तो आपकी रिलेशनशिप बनी रहती है। फिर होता है लाइफ पोजीशन, मैं कैसा हूँ, लोग कैसे, आई एम ओके और आई एम नॉट ओके, यू आर ओके और यू आर नॉट ओके। तो हमारी लाइफ पोजीशन जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट भी चेंज नहीं होता है। तो ये भी मैंने सीखा, मेरा आई एम नॉट ओके था, वो मैंने ओके कर दिया। उसके बाद फिर गेम्स के बारे में मैं देखा, मैं कोई गेम्स तो नहीं खेल रहा हूँ। जो एरिक बर्न्स ने किताब लिखी है गेम पीपल पे, मेरी भी किताब है डोंट प्ले गेम विथ मी। तो गेम्स जो थोड़ी बहुत मैं खेलता था वो रिकॉग्नाइज करके बंद कर दिया। फिर मैंने मेरी स्क्रिप्ट बदलना शुरू किया। जैसे मेरी स्क्रिप्ट तो मैं अनजाने में बहुत सालों से बदल रहा हूँ। मैं बम्बई एमडी करने को गया, तब से मेरी स्क्रिप्ट बदलनी शुरू हुई। तब तक मेरी स्क्रिप्ट बहुत ख़राब थी, कोई रिजल्ट ही नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ थी। मगर जैसे स्क्रिप्ट चेंज करना शुरू किया, मेरी लाइफ में रिजल्ट चेंज हो गया। तो अब मुझे याद आ रहा है कि मेरा स्क्रिप्ट चेंजिंग का समय वो था जब मैं बम्बई गया था MBBS करने के बाद, तब की बात है। सो ये स्क्रिप्ट्स और ये रिलेशंस मेंटेन करने के साथ साथ आपने एक और चीज बड़े ही अच्छे से मेंटेन की है सर, और वो है आपका हेल्थ। लाइक आज भी मैं देखता हूँ एट द एज ऑफ 73 आप आज भी दौड़ते हुए स्टेज पे जाते हैं, वही एनर्जी वही एंथुजियाज्म के साथ स्टेज पे जाते हैं। तो हेल्थ की ये स्क्रिप्ट कब आपने डेवलप की सर? हाँ, वैसे तो गुनी गुरु के ऊपर मैंने पॉजिटिव हेल्थ का पूरा प्रोग्राम ही दिया है जी। तो हेल्थ तभी बनती है जब आप उसको टॉप प्रायोरिटी दो। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी नहीं देते हैं।
मैंने शुरुआत में जब मेरे करियर की शुरुआत थी तब मैंने एक और शुरू किया था, स्टूडेंट के पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप चलाता था मैं। सुहाग मेरे साथ था, डॉक्टर सुरानी थे, तो हम एक एक्सरसाइज करवाते थे, प्रायोरिटी सेट करने की एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट को सबको 100 हमारी रिक्वायरमेंट का लिस्ट देते थे विदाउट नंबर, और उनको बोलते थे भी आपको पहले क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, लिखो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो। तो सब अपना नंबर नंबर लिखते थे कि पहले मुझे ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले 10 में, फर्स्ट 10 में किसी ने हेल्थ को सिलेक्ट नहीं किया था, फर्स्ट 10 प्रायोरिटी में। 10 एंड अबव प्रायोरिटी है तो आदमी हेल्थी कैसे रहेगा, जबकि मैं हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ। क्योंकि मैं एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने बहुत लोगों को ट्रीट किया है, देखा है कि 50 के बाद उनको क्या क्या बीमारी होती है और कैसे बेचारे बन जाते हैं, आईसीयू में पड़े रहते हैं, कितने भी पैसे कुछ काम के नहीं होते। अभी राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल तो सबके सामने है कि इतना पैसा था फिर भी ही कुड नॉट हेल्प इट, और उसने रियलाइज़ किया कि मैंने हेल्थ को नेग्लेक्ट किया था। स्टीव जॉब ने रियलाइज़ किया, इंटरनेट के ऊपर है लास्ट वर्ड ऑफ स्टीव जॉब करके। तो मेरा ये मेडिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि यार मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, मुझे बीमार तो नहीं रहना है, आईसीयू में तो जाना ही नहीं है। तो मैंने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी दे दी, तो डेली 2-3 घंटा तो मैं हेल्थ के ऊपर ही निकालता हूँ, और ये मेरी स्क्रिप्ट का पार्ट बन गया। आज भी मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ लेट हो रहा था प्रोग्राम, तो मैं पहले जाके मेरा टाइम पे खाना खाने का चला गया। मैंने पहले खाना खाया और बाद में प्रोग्राम अटेंड किया, क्योंकि मेरा टाइम 12 से 1 का लंच का टाइम होता है। तो मैं हर दिन मेरे इसे कहीं ना कहीं जाना होता है, तो मेरा टाइम क्यों मैं वेस्ट करूँ। तो मैं हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, और हेल्थ के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। जल्दी उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वॉक करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, जितना भी हेल्थ के लिए ज़रूरी है सब करता हूँ। खाने में बहुत ध्यान रखता हूँ, सिंपल फूड खाता हूँ, नाइट की ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ। अभी मैं फार ईस्ट में जा रहा हूँ, तो बाकी सब लोग नाइट फ्लाइट में जा रहे हैं, तो मैं एक दिन पहले दिन को मॉर्निंग फ्लाइट से लेके गुवाहाटी पहुँच रहा हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग फ्लाइट से। बाकी लोग नाइट फ्लाइट में जा रहे हैं, मैं बोला मैं नहीं आऊँगा उसमें, मैं अकेला एक दिन पहले पहुँच जाऊँगा, रात को सो जाऊँगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरी टीम मुझे ज्वाइन करेगी। मैंने उसके लिए 10,000 ज़्यादा खर्चा किया, एक रात अच्छी नींद मिले इसके लिए। तो ये मेरी हेल्थ की प्रायोरिटी है ऐसा। तो हेल्थ को मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं हेल्थ बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, और डॉक्टर बन के बिगाड़ूँ तो मेरे जैसा बुद्धू कोई है ही नहीं। जबकि मुझे मालूम है कि हेल्थ का ध्यान नहीं रखने से क्या एंड रिजल्ट आता है, जबकि मुझे ये भी मालूम है कि हेल्दी कैसे रहा जाता है, और फिर भी हम नहीं करें तो हमारे से ज़्यादा कोई बुद्धू कोई है ही नहीं। और ये हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ये डिसीजन आपने कब लिया था? पहले तो हेल्थ पाना, मेरी पहले हेल्थ अच्छी नहीं थी। मेरी शादी हुई ना तब मेरा 55 किलो वजन था, अभी मेरा 75 है। इमेजिन करो मेरा 20 किलो वजन कम हो जाएगा तो मैं कैसा दिखूंगा। स्केलेटन दिखता था, हाड़ पिंजर बोलते हैं ना। कोट पहनता था तो ऐसा लगता था हैंगर पे लटका हुआ है। मेरी शादी के फोटो में ये सब कुछ है। मेरी शादी हुई तब मैं बिल्कुल स्किनी था, 55 किलो का था, और मैं डॉक्टर भी बन गया था। तो मुझे शर्म आते थे कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, दिखता तो टीबी का पेशेंट जैसा हूँ, ये कैसे चलेगा, ऐसा कोई मुझे डॉक्टर कैसे मानेगा। तो मैं ढूंढ रहा था रास्ता, कुछ ना कुछ करो, और फिर मैं बम्बई गया एमडी करने के लिए। एमबीबीएस मैंने नागपुर से किया, एमडी बम्बई से किया। 1975 की बात है जब शोले पिक्चर रिलीज हुई थी नई नई मार्केट में। मैंने नानावटी हॉस्पिटल में मेरी पहली हाउस जॉब लिया, हम रेसिडेंसी कहते हैं उसको। और मेरा नसीब अच्छा और गब्बर सिंह ने खराब कि गब्बर सिंह का एक्सीडेंट हुआ और वो हमारी हॉस्पिटल में एडमिट हमारे वार्ड में हुआ जहाँ मेरी ड्यूटी हुआ करती थी। और मैं नया नया बम्बई गया था, जवानी का जोश था, तो फिल्म स्टार देखने का तो अट्रैक्शन रहता है। तो सब फिल्म स्टार को मिलने के लिए मैं वाइट कोट पहन के, स्टेथो पहन के वार्ड में बैठा रहता था शाम को, क्योंकि धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, ये सब लोग, मनोज कुमार, जितेंद्र, सब उनको मिलने को आते थे, क्योंकि वो टॉप पे था गब्बर सिंह शोले के बाद। और सब लोग मुझे ही पूछते थे, क्योंकि मैं अकेला ही वहीं रहता था, तो सब मेरे से बात करते थे, मैं बहुत इंप्रेस होता था, और मुझे और इन्फिनिटी लगता था, यार ये कितनी अच्छी इनकी पर्सनालिटी है, मैं तो कैसा लल्लू लग रहा हूँ। तब मुझे झटका लगा, यार ऐसी बॉडी लेके तो अभी घूमना नहीं है मुझे, अभी तो मुझे हेल्थ बनानी है। तो वहाँ से मेरी स्क्रिप्ट चेंज होनी शुरू हुई। तब इसको स्क्रिप्ट कहते हैं पता नहीं था, मगर ठान लिया, एक इंटेंशन क्रिएट किया। वाइन डार की किताब है पावर ऑफ इंटेंशन, कि मुझे एकदम हैंडसम बॉडी बनानी है एकदम। फिर मुझे कपड़ा पहनने की अक्ल नहीं थी, मैं इन नहीं करता था, बेल्ट नहीं पहनता था, और शर्ट के ऐसे स्लीव्स को यहाँ तक आधी खुली रखता था, ऐसा ये ऊपर तक चढ़ाता था, दादा लोग जैसे 2 बटन खुले रहते थे। ये सब मेरी सौराष्ट्र की जो पर्सनालिटी है ना वो थी। फिर मैं ऑब्जर्व करता गया कि ये लोग जिनसे मैं इंप्रेस हूँ वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सा कलर का, कौन सा टेक्सचर है, कैसा पहना है,
उनका मैचिंग कैसा है। तो मैं ऑब्जर्व कर कर के मेरे कपड़े की सिलेक्शन चेंज करता गया। फिर मैंने हेल्थ के ऊपर जिम ज्वाइन किया, वहाँ तलवार का जिम था, वो ज्वाइन किया मैं। खाने में मैं ध्यान रखने लगा, हाई प्रोटीन का डाइट। 1 साल में मैंने 20 किलो बढ़ाया और परफेक्ट हेल्थ बनाया, जो लोगों को ऐसा दिखते ही लगे कि वाह क्या बॉडी है उसकी। आजकल तो सलमान खान है, वो ज़माने में ऐसी 20 शेप मैंने बॉडी बना ली 1 ही साल में, 55 टू 75। वाह! उसके बाद लगा अब ये बहुत हो गया, अब बढ़ाना नहीं है, इतना ही रखना है। तो आज वो कितने साल हो गए, 1975-76 से आज 55 साल हो गए, शायद 45 साल हो गए। मैं वैसे के वैसा ही वेट लेके घूम रहा हूँ। लोगों को ताज्जुब होता है कि 40 साल पहले जैसे थे वैसा ही आप हैं। तो देखिए 1 साल में 20 किलो बढ़ाने का रिकॉर्ड भी मैंने किया और 40 साल से मेंटेन भी मैं ही कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। कहने का मतलब है कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका इरादा सही है, आपको रास्ता मालूम है और अंदर से उत्साह है, करते हो तो सब मिलता है ऐसा। कम ज़्यादा होता ही नहीं मेरा। आप जान रहे हो कितने यस, साल से यस, यस, मेरा वही एब्सोल्युटली। बॉडी है। तो सर ये इतना कांस्टेंट ग्रोथ, इतना डेवलपमेंट, इसके पीछे आपने आज के डिस्कशन में 2-3 बार एक चीज़ कही कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं। सो कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड रहने के लिए, कॉन्स्टेंटली सीखने के लिए, कॉन्स्टेंटली नई चीज़ों को पाने के लिए कौन से तरीके आप अपनाते हैं? एक तो ये पढ़ने का मेरा शौक पहले से है, जो पढ़ता रहता हूँ। मैंने कहा था अभी मैं हुँ, जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनेचुरल पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी किताब है। 7 हैबिट तो मैंने बहुत बार किताब पढ़ी है, तो पढ़ने का शौक मेरा अच्छा है। और आजकल यूट्यूब आसान माध्यम है, कहीं भी फ्री हो जाता हूँ तो मैं फट से यूट्यूब मेरे फ़ोन में खोल के बैठ जाता हूँ। हुँ। गाड़ी में भी यूट्यूब की बात करते हैं। आजकल सब्जेक्ट चेंज हो गया, हमास के बारे में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। नहीं तो मैं न्यूज़ नहीं ट्रू। देखता हूँ। आजकल हमास का यूथ चल रहा है तो ज़्यादा उसके यूट्यूब के वीडियो देखता हूँ। हुँ, बाकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोज़ में देखता रहता हूँ। तो पढ़ना, यूट्यूब के वीडियो देखना, दूसरे ट्रेनर का प्रोग्राम अटेंड करना, ये हुँ, भी मेरा शौक है। ऐसा भी हुआ है कि मेरे ट्रेनर के भी मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, जबकि हुँ, उनका सब्जेक्ट अलग होता है, तो ट्रू। ऐसा भी करता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि जिसको मैंने पढ़ाया उसके क्लास में जाके मैं क्यों बैठूँ, मैं वहाँ जाके भी बैठता हूँ। ट्रू। टोनी रॉबिन्स का मैंने 2 प्रोग्राम अटेंड किया है, तो बहुत सालों से मैं सोच रहा था और दोनों मेरे फ्री हो गया। ये बात है, पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन। एक जो यूपीडब्ल्यू अनलिस्ट पावर विदिन है, हुँ, लॉस एंजलिस में मुझे किसी ने फ्री में टिकट भेज दी और मैं करके आया, तभी मैं वहीं था लॉस एंजलिस में। हुँ, फिर डेट विद डेस्टिनी, मेरे एक अमेरिका के मेरे स्टूडेंट ने चाहक ने भेज दिया। उनको मालूम है कि मैं उनको लाइक करता हूँ, मगर शायद मैं इतनी बड़ी टिकट नहीं खर्चूँ। सो उसने $5000 का मेरा बुकिंग करके मुझे भेज दिया उसने, और फिर मैं इंडोनेशिया जाके करके आया। तो ट्रेनरों का प्रोग्राम अटेंड करना, ऑनलाइन प्रोग्राम देखना, अभी मैं उडीमी के 2 प्रोग्राम देख रहा हूँ। ये श्री राम बेंगूर का प्रोग्राम देख रहा हूँ। फिर उडेमी के ऊपर न्यूरोप्लास्टिसिटी सीख रहा हूँ। बहुत सारे वाह! प्रोग्राम देखता रहता हूँ। मेरा नया सब्जेक्ट ये भी ला रहा हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इतना लोगों को सिंप्लीफाई करके किसी ने बताया नहीं है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे, क्या होता है एग्ज़ैक्टली? न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज में सिखाया जाता था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, उसके हुँ, सेल होते हैं, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। बिल्कुल, और न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे अंदर रहते हैं। रहता है। और वो उनके स्पेशलाइज वर्क रहता है। मेमोरी का न्यूरॉन्स अलग, मोटर सिस्टम का अलग, सेंसरी का अलग। और उसका वो ज़माने में ऐसा मानते थे कि न्यूरॉन डैमेज हो गए तो रिपेयर नहीं होता है, हुँ, परमानेंटली डाई हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई कोशिश नहीं करते थे। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये कहता है कि नो, न्यूरॉन्स कैन बी रिपेयर्ड, न्यू ओह! न्यूरॉन्स कैन बी जनरेटेड। हमें वाह! तो ये सिखाया गया है कि जो न्यूरॉन्स हमको बचपन में मिला है, नंबर्स नहीं बढ़ सकते। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है ये भी बढ़ सकता है आपका। You can increase the number of neurons, you can increase the size of the neurons, you can improve the quality of the connections। हुँ, ये हुँ, सब कुछ, यानी ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आपको मालूम है, जी, तो ग्रे मैटर को भी बढ़ा सकते हैं, व्हाइट मैटर को भी बढ़ा सकते हैं। वाओ! एंड यू कैन रीसेप द ब्रेन। ये पूरा नया विज्ञान है। अभी मैं लॉस एंजलिस में डॉक्टर का प्रोग्राम लिया था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो हैरान हो गए, ये आप बोले कहाँ से सीख के आए? वो सीनियर सब प्रैक्टिशनर थे। ट्रू। बोला ये आपका कैलिफोर्निया का ही रिसर्च है, आपको नहीं मालूम है, इसलिए मैं अहमदाबाद से सिखाने को आया हूँ तुमको। देखिए वहाँ लोग पढ़ते नहीं ऐसी नई नई चीज़ें, ट्रू, तो उनको ताजुब लगा कि मैं अहमदाबाद से आकर उनको न्यूरोप्लास्टिसिटी सिखा रहा हूँ, जो कैलिफोर्निया की रिसर्च है, वहाँ की यूनिवर्सिटी। हुँ, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसको जैसे मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को कॉमन आदमी तक पहुँचाया ना, वैसा अब मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को पहुँचाऊँगा। और भी हुँ, सब्जेक्ट है, एपिजेनेसिस करके एक और सब्जेक्ट है, ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सो आएगा जिसके ऊपर बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब लिखी गई है, हुँ, ऐसा। सो आएगा धीरे-धीरे, कॉन्स्टेंट नए-नए सब्जेक्ट लाता ही हूँ।
कांस्टेंट ग्रोथ, कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट। अच्छा लगता है नए नए सब्जेक्ट। ट्रू। मेरी एनएलपी के ऊपर किताब आ रही है। ओह वाओ। मेरा सो गोल है हर महीने अभी एक किताब लिखूं, क्योंकि प्रोग्राम कम कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरे पास समय है, पहले नहीं था। बीच में मेरी इतनी फास्ट स्पीड थी ना कि किताब नहीं है, मार्केट में नहीं आती थी। लोग दुकानों में जाके पूछते थे अड़िया साहब की कोई नई किताब है, नई किताब है। पब्लिशर मुझे बोलता है लोग मांग रहे हैं तुम लिखते क्यों नहीं हो। मगर वो टाइम पे वो भाग दौड़ वाली जिंदगी थी ना। ट्रू। अब लोग मांगे उसके पहले ही मार्केट में आ जाएगी ऐसा। सर एक कहते हैं कि अगर आप की लाइफ में आपने कुछ ऐसी डरावनी घटना या फिर ऐसे सहमा देने वाली घटना देखी हो ना, तो वो आपके साथ पूरी जिंदगी रहती है। एंड बिकॉज मैं आपके बारे में जानता हूँ, आई नो दैट यू हैव सीन द गल्फ वॉर। यस। तो वो वहाँ की इंसिडेंट अगर आप कुछ बता सके, एंड व्यूअर्स को मैं बताऊंगा, आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट। तो एयरलिफ्ट की जो पूरी सिचुएशन थी ना, वो अड़िया सर ने खुद अपनी नज़रों से लाइव वहाँ देखी रह है। के लाइव देखी है। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं तो ये 90 की बात है, 1990 की। तो थोड़ा इतिहास बता दूं कि कुवैत, इराक और सऊदी अरेबिया तीनों नेबरिंग कंट्री है। बिल्कुल। और तीनों का जो जंक्शन है ना, उसके बाजू में एक सिटी है जहाँ मेरी ड्यूटी लगती थी एज ए मेडिकल डॉक्टर। मैं वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता था, जिसका नाम था हफर अल बातिन करके, वहाँ ड्यूटी लगी थी। और अचानक इराक ने कुवैत के ऊपर रात को अटैक कर दिया, जैसे अभी हमास ने उसके ऊपर कर दिया ऐसा, और एक ही रात में कुवैत को ऑक्यूपाई कर दिया। तो कुवैती लोग डरपोक थे, तो भाग के सऊदी अरेबिया में आने लगे, क्योंकि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी। तो आने के लिए बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती है, और बॉर्डर के ऊपर कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, इमिग्रेशन की है वो। तो इतना घसारा हो रहा था ना कि लंबी लंबी लाइनें होती थी, और वहाँ लोग बीमार होते थे और डर के मारे बीमार हो गए थे। और कुछ लोग तो चल के आए थे, मैंने देखा 80 नर्सेज कुवैत सिटी से बॉर्डर तक गर्मी में चल के आई थी। उसमें कुछ तो रास्ते में मर गई थी। तो सबसे पहले डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर अड़िया तुम रुगई बॉर्डर कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ राफा बॉर्डर है ना, हाँ। वैसे हमारा रुगई बॉर्डर है। तो बोले तुम्हारा रुगई बॉर्डर पे जाओ, ड्यूटी करो वहाँ पे, वहाँ बहुत इमरजेंसी है। अब वहाँ तो ऑर्डर किया तो जाना ही पड़ता है। तो मैं गया, तो मैं अकेला डॉक्टर था वहाँ पे, और हज़ारों पेशेंट वेटिंग में थे और मर रहे थे। कोई लेडी को डिलीवरी हो रही थी, किसी को डायरिया डिहाइड्रेशन से मर रहे थे, कोई हार्ट अटैक से मर रहे थे। मैं 36 आवर्स वो हॉरर देखा कि लोग वहाँ कैसे कैसे डर के मारे आए थे, और जल्दी उनको सऊदी अरेबिया में एंट्री चाहिए थी। मगर इमिग्रेशन का भी लिमिट है, पासपोर्ट देखना, थप्पा मारना, कुछ कंप्यूटर में ये करना, ऐसे करके उनको निकालते थे। तो मैंने 36 आवर्स विदाउट खाए पिए मैंने ये देखा। तो मुझे याद है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब माइग्रेशन हुआ था ना, वो घटना याद है कि वो भी इतना हॉरर वाला होगा ऐसा। बहुत लोगों को मेरे सामने मरते हुए देखा डर के मारे। और एक वहाँ का शेख था, वो तो वहाँ का रियल में शेख होगा, उसने जैसे स्टैम्प देखा कि रेफ्यूजी स्टैम्प मुझे मिला है, तो उसको इतना इंसल्टिंग फील हुआ, वो हार्ट अटैक आया और वहीं पे मर गया इमिग्रेशन में ही, कि मैं रेफ्यूजी बन के कहीं जा रहा हूँ ऐसा। उनको ऐसा झटका लगा, इमोशनल शॉक लगा, मेरे सामने हुआ ऐसा। तो ये हॉरर मैंने देखा थे वहाँ की गल्फ वॉर की। उसके बाद तो फिर मुझे और लोग भेजने लगे, पहले तो मुझे भेज दिया। 36 आवर के बाद तो और भी डॉक्टर आ गए, मगर पहले 36 आवर में अकेला था। सामने इराकी सोल्जर पेट्रोलिंग कर रहे थे मशीन गन लेके, और यहाँ मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, यह हालत थी। तो ये एक हॉरर देखा। फिर थोड़ी देर के बाद अमेरिका की मिलिट्री आ गई है, और अमेरिका ने सब संभाल लिया, और फिर उसको लिबरेट करने के लिए वहाँ कैंप बनाए। तो अमेरिकन सोल्जर को हम मिलते थे, उनके कैंप देखते थे, उनकी तैयारी देखते थे। और उसके बाद फिर उनका अटैक हुआ हमारे सिटी से। तो इन बिटवीन जब वॉर चल रहा था, तब मिसाइल आते थे, स्क्वाड मिसाइल इराक के। तो हमारा सिटी नज़दीक था, तो उनके लिए आसान सॉफ्ट टारगेट था, बहुत नज़दीक था, 30 किलोमीटर सिर्फ था वहाँ के बॉर्डर से। तो स्क्वाड मिसाइल आते थे, हमें सायरन मिलता था, और पहली बार CNN ने लाइव वॉर दिखाने की शुरुआत वो वॉर से किया था। स्क्वाड मिसाइल आते थे, वो CNN पूरे वर्ल्ड में दिखाता था। मेरी फैमिली यहाँ देखती थी, वो टेंशन में रहती थी, और नाम से आता था अफर अल बातिन के ऊपर अब एक स्क्वाड मिसाइल आ रहा है। तो सायरन बजता था, हमको गैस मास्क से बचने की ट्रेनिंग दी थी। हम गैस मास्क पहन के छुप जाते थे, या ड्यूटी करते थे, तो ऐसा लगता है कि आज आने वाला है, तो हम गैस मास्क पहन के ही पूरा दिन रहते थे। ऐसा था, हमको पहले ट्रेनिंग दी गई थी। तो ऐसे हमने 20 दिन निकाले, और जैसे गल्फ वॉर खत्म हुआ, मैं भाग के आ गया, छोड़ के, नौकरी छोड़ के, कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है करके। इट वॉज हॉरिबल सीन, अनबिलीवेबल। और पूरा सिटी खाली कर दिया था, एक्सेप्ट डॉक्टर
बाकी सबको बोला खाली कर दो सिटी, क्योंकि वहाँ से बड़ा अटैक होने वाला था, इसलिए सिविलियन सब निकल गया था। तो पूरी सिटी में कुछ फैसिलिटी नहीं थी, कितना डर लगता है ना। ट्रू। मतलब आई कैन अभी जैसे गाजा सिटी खाली पड़ा है ना, वैसा हाँ। हमारा अफराल बातिन वो टाइम पे खाली पड़ा था, मगर ज़्यादा ओह। अटैक नहीं आया। अमेरिका ज़्यादा पावरफुल था इराक से, ट्रू। यहाँ तो गाजा का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नहीं, आई कैन जस्ट इमेजिन कि किस लेवल का स्ट्रेस, किस लेवल का वो सिचुएशन रहा होगा आपके लिए, बिकॉज आज ऑफ कोर्स मैंने तो वो वॉर लाइव नहीं देखा है, ना ही न्यूज़ में मैंने उस टाइम पे देखा है, प्रोबेबली यू आर नॉट बोर्न आई दैट वाज टाइम। नॉट इवन बोर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज मैं जो अभी जो हमारा वॉर चल रहा है, ये गाजा अभी वाला, जो गाजा में कोई होगा बॉर्डर पे, उनकी क्या हालत होगी, उनकी ऐसी हालत मैंने जो feel होती की है। होगी, मैं वही जब देख रहा हूँ ना, तो दैट इटसेल्फ इज मेकिंग मी विजुअलाइज कि अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी चीजें होने के बाद अगर ये सिचुएशन है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो क्या ही सिचुएशन रही होगी। आई कैन एक इसके साथ एक और बना हुआ था। जी। हमारा लास्ट डे था, मैंने जॉब छोड़ दिया था, रिजाइन किया था और हमें रिलीविंग लेटर दे दिया था। तो मेरे साथ एक अजमतुल्ला करके थे आंध्र के, हम दोनों इंडिया वापस आ रहे थे, तो उनके पास गाड़ी थी, तो उनको गाड़ी जिद्दा में छोड़नी थी। तो अफरल बातिन से जिद्दा नियरली 12-15 आवर की जर्नी थी। ओके। तो हम बाय रोड निकले, बातें करते करते। वॉर चल रहा था, लास्ट डे था वॉर का, एकदम हाई टेंशन ड्रामा चल रहा था। जैसे आज गाजा का हालत है ना कि 1-2 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वैसा था। और हम जिद्दा पहुंचे, और जिद्दा में सऊदी अरेबिया छोड़ना था, तो हम यादगिरी के रूप में सब जगह फ़ोटो निकाल रहे थे। तो एक बहुत अच्छा बिल्डिंग दिखा और हमने वहाँ फ़ोटो निकाला और वीडियो निकाला। तब मैंने नया नया वो बड़ा वाला वीडियो कैमरा खरीदा था, और फ़ोटो निकाल के गाड़ी में बैठे, और सीक्रेट पुलिस आके हमको पकड़ा। उनको लगा हम इराकी लोग हैं और हम यहाँ स्पाई कर रहे हैं, और पुलिस स्टेशन लेके गए और बोला तुम इराकी स्पाई हो, अब तो तुम्हें जेल में ही डालेंगे। हमारी ऐसी हालत हो गई, माय गॉड, कि आज रात को हमारी आखिरी फ्लाइट है इंडिया की, और हमको पुलिस स्टेशन में पकड़ के लेके गया और हमारी पूरी तलाशी ले रहे, और कुछ भी गलत हुआ तो फंस जाएंगे हम, फिर हमारे जाने के और घर वालों को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल। लास्ट डे था, मुझे पता नहीं था वो क्या है। एक्चुअली वो राजा का घर था, वहाँ का जिद्दा का लोकल अमीर का घर था, और वहाँ अरबिक में लिखा था फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, जो हम पढ़ नहीं सकते थे। तो हमने फ़ोटो ले लिया उसका, तो फिर उसने हमारा कैमरा चेक किया, वो वीडियो कैमरा ये सब किया, और कहीं लेबोरेटरी में भेजा, तब तक बिठा के रखा, और हम भगवान का नाम लेके बैठे कि भगवान अब इससे बचा लो, ऐसा करके। तो फिर उसको कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें नहीं लगी, तो उसने छोड़ दिया, मगर नहीं तो हमारी हो जाती थी। और एयरपोर्ट जाने को थोड़ा समय बाकी था। अच्छा, फिर वो हमारे पास वहाँ का आईडी कार्ड नहीं था, वो वापस ले लिया था, पासपोर्ट दे दिया था, और वहाँ रूल है कि आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो फिर हमने उसको समझाया कि हम डॉक्टर हैं, मैं अरबिक थोड़ी बहुत जानता था, और मैंने बोला कि हमारे डायरेक्टर को फ़ोन करो और पूछो कि ये 2 लोग यहाँ पकड़े गए हैं, इनका ये आइडेंटिटी है, ये आपके ही डॉक्टर है या और कोई है। तो वो ज़माने में इतना एसटीडी पीसीओ कॉमन नहीं था, फिर भी उन्होंने पूछ लिया, आज से 32 साल पहले, और उनको पता चला। डायरेक्टर ने बोला हाँ, इनको हमने ऑफिशियली रिलीव किया है एंड दे आर गुड पीपल, और यहाँ डॉक्टर थे। फिर हमको छोड़ा उसने, मगर जो 2-3 घंटा वो टेंशन में हम जिए ना, भगवान याद आ गया। ज़िंदगी में ऐसा टेंशन कभी नहीं आया कि अभी अगर इनके जेल में गए ना, तो घर वाले को भी पता नहीं चलेगा कि हम जेल में हैं, वो मन्नतें मानते रहेंगे, ऐसी हालत हो गई। ट्रू। वाओ। हाई स्ट्रेस लेवल का सिचुएशन था वो। बट यही चीजें हैं ना सर, जो आपकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट लाती है, एक मेजर क्लैरिटी लाती है आपके दिमाग में। बहुत एक्सपीरियंस देखे हैं तो। ग्रेट। क्या लाइफ रही है सर, मतलब अब बस एक ऑटोबायोग्राफी आपके ऊपर बाकी रह गई है सर। ये वही तो है। एक और भी इंसिडेंट शायद, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट। एक आदमी ने मेरे पे मर्डर से अटैक कर दिया था, ओह। सिजोफ्रेनिक पेशेंट ने। अच्छा। 2008 में 18 अप्रैल, मुझे अभी भी याद है। मैं कनाडा अमेरिका से वापस आया था, चौथा 5वां दिन था। मेरा ऑफिस था मांगवालिया के ऊपर, जो मेरे सैटेलाइट पे, और अचानक मैं बैठा था और बड़ा छुरी लेके, खंजर लेके मेरे को मारने लगा, पूरा खून खून कर दिया। और मेरा वो शॉपिंग सेंटर में ऑफिस था, और मैं कुछ समझो उसके पहले तो मुझे मार के भाग गया। और फिर ऑफिस में वो देखा, राजीव बलानी थे वहाँ पे, हाजिर थे जी। राजीव बलानी थे, रूपल बेन थे, सब थे। तो उसने पकड़ो 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 आवाज़ करना शुरू किया, तो वहाँ के जो घूम रहे थे लोग उसको पकड़ने को गए, तो उसको भी छुरी मारा, 2-3 लोगों को।
तो लोग और वायलेंट हो गए, तो उसके पीछे भागे और उसको कैसे भी पकड़ा और मारते मारते मेरी ऑफिस तक लेके आए और इतना मारा कि मेरी ऑफिस के बाहर उसका मर्डर हो गया, मर गया वो। 5 मिनट में सब कुछ हो गया। मैं कुछ सोचूं समझूं, मैंने इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन किया, 108 को फ़ोन किया, तो टीवी कैमरा वाले भी आ गए, पुलिस वाले ने और 108 ने बोल दिया होगा। 5 मिनट में टीवी न्यूज़ बन गया कि डॉक्टर अड़िया के ऊपर मर्डर अटैक हुआ। और फिर मुझे तो हॉस्पिटल लेके गए, खून खून से भरा हुआ था पूरा, और वो मर गया तो बहुत बड़ा इश्यूज हो गया था। अच्छा, और उनके फैमिली वाला ने हमारे पर आरोप लगाया कि डॉक्टर अड़िया ने मर्डर करवा दिया। और वो राजपूत कम्युनिटी थे, जो सौराष्ट्र की जो सबसे जनूनी कम्युनिटी थी, काठी दरबार, पूरी कम्युनिटी मेरे से बदला लेने के लिए जनूनी बन गई। और मेरे लिए तो बहुत टेंशन की बात, मेरी कोई गलती ही नहीं थी। और पेपर वाले ने मेरी नेगेटिव पब्लिसिटी चालू किया कि डॉक्टर अड़िया ने उनको मरवा दिया, ये है। हसमुख अड़िया तब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम थे, और गुजरात समाचार मोदी साहब का अगेंस्ट वाला था, तो गुजरात समाचार कुछ भी लिखने लगे ऐसा कि हसमुख अड़िया उनके साथ है, तो इसलिए पुलिस वाले को इंस्ट्रक्शन है कि इनको पकड़ना नहीं, इनको तकलीफ नहीं देना, मोदी साहब ने बोला है, ऐसा करके पेपर में लिखने लगा। और मैं तो हॉस्पिटल में था, मुझे तो पता ही नहीं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने मेरा मोबाइल किसी और को दे दिया कि तुम जवाब दो। 5,000 से ज़्यादा तो फ़ोन आ गया 2-3 दिन में, टीवी न्यूज़, पेपर न्यूज़। तो मैं तो अल्फा में रह के सिर्फ विजुलाइज करता गया कि भगवान कुछ रास्ता निकालो। 7 दिन तक मैं किसी से बात नहीं किया, सोता रहा, यानी पड़ा रहा अल्फा में। और पूरा सबकॉन्शियस माइंड ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, सभी के सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे। पेपर वालों ने लिखना बंद कर दिया। ये काठी दरबार का जो गुस्सा था वो माधव सिंह सोलंकी के बेटे ने शांत कर दिया। वो मुझे मामा कहता है, बचपन से मेरे सामने खेला है, अतुल नाम है। तो अतुल का फ़ोन आया, बोले मामा क्या चल रहा है? मैं बोला तुम्हें तो मालूम है, पेपर में पढ़ रहे हो क्या चल रहा है? बोले मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब सब गलत पेपर वाले ने किया है, मैं सॉल्व कर दूँ। मैं बोला कैसे? बोला हमारे ही लोग हैं वो, क्योंकि वो भी राजपूत है, सोलंकी है, वो राजपूत है। तो उसने उसके लीडर को मेरे सामने फ़ोन किया कॉन्फ्रेंस में, और बोले कि जितेंद्र अड़िया मेरे मामा लगता है, और ये ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये सब बंद कर दो करके। तो दूसरे दिन से वो भी बंद हो गया, सब शांत हो गए। अतुल ने एक फ़ोन किया और सब हो गया। तो ऐसे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे हेल्प ला के दी। ऐसा है। तो ये भी मैंने एक हॉरर फील किया कि मरते मरते बच गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मैं आधा नींद में था। जेट लैग होता है ना, तब मुझे नींद आती थी, दोपहर का टाइम था, और अचानक कभी सोचा भी नहीं था और अटैक कर दिया। ही वॉज सिजोफ्रेनिक पेशेंट, और सिजोफ्रेनिक पेशेंट आर नॉन फॉर वायलेंट अटैक, कभी भी कर देते हैं वो लोग। ऐसा तो ऐसे भी अनुभव किए लाइफ में मैंने। तो सर, ये सभी अनुभवों के बाद टुडे वी आर सिटिंग इन 2023, व्हाट्स नेक्स्ट ऑन टेबल फॉर डॉक्टर जितेंद्र अड़िया? देखिए, मैंने जो लग्जरीज थी, सपने थे, नियरली सभी पूरे हो गए। 2-3 कंट्री बाकी है जो अब मैं 1 साल में पूरा कर दूंगा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 3-4 कंट्री बाकी है, बाकी सब मैंने देख लिया है। पैसा जितना कमाना था भगवान ने दे दिया है, नाम जैसा था, लोगों का प्यार था, दिया है। और मैंने देखा कि परमानेंट मेमोरी छोड़नी है तो एक किताब है और एक रिकॉर्डेड वीडियोस है। जैसे राज कपूर की 50 साल पुरानी फिल्म भी आज लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डेड प्रोग्राम दूँ, तो मैं लोगों की लाइफ में हमेशा मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। आज हम राजेश खन्ना की फिल्म देखते हैं तो बिलीव ही नहीं होता कि राजेश खन्ना अभी इस दुनिया में नहीं है, ऐसा लगता है वो हमारे सामने है। बिल्कुल। तो फिर जैसे गुनी गुरु प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसीलिए किया, कोरोना ने ही आइडिया दिया कि अभी इसके ऊपर मेरा गोल है 2000 ट्रेनर को यहाँ लाने का, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मेरे सभी के सभी प्रोग्राम वहाँ पे अवेलेबल हो, तीनों लैंग्वेज में, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में। तो मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे देखते रहे और अपना जीवन बदलते रहे, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो एक आइकॉन बन जाए, लैंडमार्क बन जाए, लोग एग्जाम्पल दे। जैसे बुक की दुनिया में प्रेरणा का झरना आइकॉन बन गया है, लोग इसके साथ सोचते हैं कि ऐसी किताब लिखनी है। तो गुनी गुरु जैसी कंपनी लोग बनाने का सोचे, आइकॉन बन जाए, ऐसा एक मेरा बाकी सपना है। बाकी तो भगवान ने सब सपने पूरे किए हैं। ऐसे 2-3 एक्सोटिक जगह घूमने का बाकी है, उसमें एक है नॉर्थ पोल, एक है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, एक है गोरिल्ला ट्रेकिंग इन अफ्रीका, और एक अमेजोन के रेन फॉरेस्ट। ये 4 भी मेरे लिस्ट में है, 1 साल में वो भी करने वाला हूँ मैं। तो फिर क्या है, ये कोई जाता नहीं है, और मुझे बचपन से है कि ये जाना है मुझे। ग्रेट। तो सर, आपके इतने डाइवर्स एक्सपीरियंस से, इतने ब्यूटीफुल जर्नी से, आप कुछ एक छोटी सी चीज अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें जो वो अपनी लाइफ में कर सके टू टेक दैट स्टेप टू द नेक्स्ट लेवल। वेरी गुड। देखिए दोस्तों,
भगवान ने हमें इंसानी जीवन अभी दिया है, बाद में देंगे कि नहीं पता नहीं है। ऐसा ही मान लो कि पहली और आखिरी बार दिया है, और ये जीवन को वेस्ट करना है या उसका उपयोग करके अच्छा बनना है, ये हमारी चॉइस होती है। ये चॉइस लीजिए कि मुझे बेहतरीन बनना है। मेरा बैकग्राउंड देखोगे तो मेरा बैकग्राउंड से कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना ऊपर जा सकता हूँ। सेम मेरे भाई का है। दिस वॉज अवर चॉइस, और हमने ये चॉइस शुरू की और हमने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का शुरू किया। ऑलवेज ट्रांसफॉर्मेशन चलती रही। हमारा ऑलवेज दोनों भाई का ग्रोथ माइंडसेट रहा है, तो हम दोनों ग्रोथ करते रहते। ग्रोथ यानी फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली। दूसरी बात है कि लाइफ को बैलेंस में रखा करें। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था राकेश झुनझुनवाला का। करियर में बहुत आगे थे, आकाश एयरलाइंस उसने मार्केट में लाई। 8 दिन के बाद उनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। तो लाइफ को बैलेंस में रखते रखते अपनी ग्रोथ करनी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। और ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुजराती में कहते हैं कि फूल गયું ने फोरम रही। फूल चला गया मगर उसकी सुगंध रह गई। और दूसरा गुजराती में कहते हैं झाड़ गયું ने जगह थी। पेड़ चला गया, अच्छा हुआ कि वहाँ जगह हो गई। तो हमें ऐसा करना है कि हम चले जाए इस दुनिया से तो भी लोग मुझे याद करें। इसके लिए मैंने एक अमन फिल्म देखी थी, कल मैंने फिर देखना शुरू किया यूट्यूब के ऊपर। जो फिल्म ने मुझे ये मोटिवेट किया था कि जाने का पहले कुछ बड़ा काम करके जाना ताकि लोग याद करें। कभी अमन फिल्म देखो ना तो मुझे याद करना, राजेंद्र कुमार की फिल्म है वो। सो जीवन में आगे बढ़ो, ऑर्डिनरी लाइफ मत जियो, वेस्ट मत करो। आपके पास वही शक्ति है जो मेरे पास है और सभी लोगों के पास है। सिर्फ आपको ये शक्ति के बारे में सीखना है, जानना है, पढ़ते रहना है, यूट्यूब के वीडियो देखने हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखने हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने हैं, ताकि आप ग्रो कर सको। खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते जाओ। पैसा मज़े करने में बहुत खर्च करते हो, अच्छी बात है, मगर थोड़ा सा खर्चा अपने आप को ग्रो करने में भी खर्च करो, तो आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। और मुझे हमेशा याद रखोगे जब आपका बेहतरीन जीवन हो जाएगा तो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड व्यूअर्स। आई होप कि आप लोग इस पॉडकास्ट से वो सारा एसेंस ले पाए होंगे जो डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया की पूरी लाइफ से आज हमने सुना है, देखा है, समझा है, जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।